सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। फैज़ अहमद फैज़ की इन पंक्तियों में जो जनता की ताकत का एहसास है, वो अक्सर लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद जगाता है। आज की हमारी चर्चा इसी उम्मीद और उसकी जो जटिलताएं हैं उन पर केंद्रित है। हम द प्रिंट में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प लेख की गहराई में उतरेंगे, जिसका शीर्षक है द ऑल्टर ऑफ रिविजन, फेथ, फोर्स एंड डेमोक्रेसी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लेखक अपने ही एक पुराने तर्क की समीक्षा करते हैं। हाँ, मतलब वो ये मानते हैं कि समय के साथ उनकी सोच कैसे और क्यों बदली। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं है, ये उन सवालों की पड़ताल है जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए, खासकर राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बेहद जरूरी है। इस्लाम, सेना और लोकतंत्र के बीच क्या रिश्ता है, ये सवाल हमेशा उठता है। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा को समझते हैं, देखते हैं कि लेखक ने कहाँ से शुरू किया और वो कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले जो उनका शुरुआती तर्क था, जो उन्होंने कुछ साल पहले दिया था, वो असल में था क्या? उनका शुरुआती तर्क बहुत सीधा था, एक साफ सुथरे समीकरण जैसा। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का दुश्मन सिर्फ इस्लाम नहीं है, ओके। बल्कि सेना और इस्लाम का गठजोड़ है। उनका मानना था कि जब एक ताकतवर सेना और संगठित धर्म एक साथ आ जाते हैं, तो लोकतंत्र की जगह खत्म हो जाती है। तो इस थ्योरी को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए होंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने आस पड़ोस से ही उदाहरण उठाए, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां हम देखते हैं कि सेना का राजनीति में कितना दखल है। सही बात है, वहाँ सत्ता का हस्तांतरण कभी भी आसानी से नहीं होता। बिल्कुल। और फिर इसकी तुलना उन्होंने की इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से। ये भी मुस्लिम बहुल देश है, पर यहाँ लोकतंत्र ज्यादा स्थिर है। वहाँ सेना का रोल उतना राजनीतिक नहीं है। हाँ, सेना बैरकों में रहती है। तो ये एक सीधी तुलना थी। और ये तर्क सिर्फ इस्लामी दुनिया तक ही सीमित नहीं था, है ना? उन्होंने इसे और बड़ा बनाने की कोशिश की थी। बिल्कुल, यही उनके तर्क को और दिलचस्प बनाता है। उन्होंने म्यांमार का उदाहरण दिया, जो एक बौद्ध बहुल देश है। सही। म्यांमार दशकों से एक सैन्य शासित हाइब्रिड सिस्टम में फंसा हुआ है। वहां सेना और बौद्ध राष्ट्रवाद का गठजोड़ लोकतंत्र को पनपने ही नहीं दे रहा। और उसकी तुलना उन्होंने की श्रीलंका से। हाँ, जो कि एक और बौद्ध बहुल देश है, लेकिन वहां अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। तो उनका निष्कर्ष था कि समस्या किसी एक धर्म में नहीं है, बल्कि धर्म और सेना के गठजोड़ में है। एग्जैक्टली। लेकिन ये फॉर्मूला सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, और लेखक को भी ये जल्द ही समझ आ गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे ही आप दुनिया के नक्शे को थोड़ा और फैलाकर देखते हैं, इस समीकरण में दरारें दिखने लगती हैं। तो सबसे पहली खामी क्या थी? सबसे बड़ी खामी ये थी कि दुनिया में ऐसे कई इस्लामी देश हैं जहां लोकतंत्र तो नहीं है, लेकिन वहां सेना का सीधा शासन भी नहीं है। जैसे कि ईरान। बिल्कुल, ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां नियमित चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, संसद भी है। हाँ, लेकिन ये क्लासिक हाइब्रिड सिस्टम है। असली ताकत किसी और के हाथ में है, किसी गैर चुनी हुई संस्था के पास। सही। ईरान में असली पावर गार्डियन काउंसिल और सर्वोच्च नेता के हाथ में है, गैर निर्वाचित पादरियों के हाथ में। तो वहां लोकतंत्र का एक मुखौटा है, पर नियंत्रण सेना का नहीं, धार्मिक नेतृत्व का है। बिल्कुल। फिर आप खाड़ी के राजशाही देशों को देखिए, सऊदी अरब, यूएई। वहां तो बिल्कुल अलग मॉडल है। हाँ, उन्हें अपनी सेना से कोई डर नहीं है, उन्हें तो लोकतंत्र के विचार से ही डर लगता है। वो इस्लाम और तेल से मिले पैसे के दम पर शासन करते हैं। और तुर्की का मामला भी तो है, जो कभी एक मॉडल हुआ करता था। हाँ, तुर्की का मामला बहुत अहम है। वहां भी चुनाव होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अर्दोवान ने धीरे धीरे धर्म और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की आत्मा को ही खोखला कर दिया है। उन्होंने तो स्वतंत्र संस्थाओं को ही खत्म कर दिया। हाँ, 2016 के तख्ता पलट की कोशिश के बाद हजारों जजों, पत्रकारों, शिक्षाविदों को हटा दिया गया। तो यहाँ सेना को तो साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन लोकतंत्र मजबूत होने के बजाय और कमजोर हो गया। और शायद लेखक के शुरुआती तर्क पर सबसे बड़ा सवाल उस घटना ने लगाया जिसे पूरी दुनिया ने बड़ी उम्मीद से देखा था, अरब स्प्रिंग। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। 2011 में जब वो लहर उठी, तो पश्चिम में लोगों ने उसे अद्भुत लोकतांत्रिक उभार कहा। भारत में भी बहुत उत्साह था। लोगों को जेपी आंदोलन की याद आ गई थी, दिनकर की वो कविता, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। हाँ, ऐसा लगा था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है।
लेकिन वो उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। बहुत जल्दी और बहुत बुरी तरह से। मिस्र में जहां तहरीर स्क्वायर क्रांति का प्रतीक बना, वहीं के लोगों ने कुछ ही साल बाद तानाशाही की वापसी का स्वागत किया। और सीरिया, यमन, लीबिया। सीरिया तो एक विफल राष्ट्र बन गया, यमन और लीबिया टूट गए। लेखक यहां तक कहते हैं कि शायद कर्नल गद्दाफी के क्रूर शासन में लीबिया आज से बेहतर स्थिति में था। कम से कम तब वो एक देश तो था। तो सवाल ये है कि ये आंदोलन बिखरे क्यों? ऐसा क्या हुआ? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इन सभी देशों में दशकों की तानाशाही ने हर तरह के राजनीतिक विपक्ष को खत्म कर दिया था, सिवाय एक के। और वो था मुस्लिम ब्रदरहुड। बिल्कुल, जिन्हें मस्जिदों और मदरसों के नेटवर्क से काम करने की छूट थी। उन्होंने लोकतंत्र का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के रूप में किया। मतलब उनका एजेंडा लोकतंत्र लाना था ही नहीं। नहीं, उनका मॉडल था एक व्यक्ति, एक वोट, एक बार। हाँ। एक बार सत्ता में आ गए तो फिर उनका असली एजेंडा एक कट्टरपंथी पैन इस्लामिक विचारधारा को लागू करना था। तो ये तो लेखक के मूल विचार को मतलब पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, कुछ मामलों में तो सेना लोकतंत्र की दुश्मन नहीं बल्कि कट्टरपंथ के खिलाफ एक दीवार की तरह दिखी। हाँ, और ये स्वीकार करना लेखक की बौद्धिक ईमानदारी को दिखाता है। उन्होंने माना कि सेना इस्लाम गठजोड़ लोकतंत्र को नष्ट करता है। ये कहना एक बहुत बड़ा सामान्यकरण था। हकीकत यह है कि कई मुस्लिम देशों में सेना ने एक स्थिर करने वाली शक्ति के रूप में काम किया है। मिस्र में जब जनरल अल सीसी ने मुस्लिम ब्रदरहुड को हटाया तो देश के उदारवादियों ने राहत की सांस ली। अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ, अल्जीरिया में 90s के दशक में सेना ने ही देश को गृह युद्ध से बचाया था, और ट्यूनीशिया में भी सेना ने कट्टरपंथी ताकतों को संतुलित किया है। यह हमें उस सबसे जरूरी फर्क पर लाता है जिसे लेखक ने उजागर किया है, जो इस पूरी पहेली को एक तरह से सुलझा देता है। कौन सा फर्क? इस्लामिक और इस्लामी कट्टरपंथी यानी इस्लामिस्ट के बीच का फर्क। हाँ, ये समझना बहुत ही जरूरी है, खासकर यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए। क्या है ये फर्क? जरा और साफ शब्दों में समझाएं। देखिए, इस्लामिक होना किसी भी दूसरे धर्म की तरह अपनी आस्था का पालन करना है। ये एक व्यक्तिगत पसंद है। मतलब एक मुस्लिम, एक हिंदू या एक ईसाई होना, ये आपकी निजी आस्था है। बिल्कुल। लेकिन इस्लामी कट्टरपंथ या इस्लामिज्म एक राजनीतिक विचारधारा है। इसका लक्ष्य सिर्फ अपनी आस्था का पालन करना नहीं है, बल्कि आस्था के नियमों को कानून बनाकर पूरे समाज पर थोपना है। यहाँ तक कि गैर विश्वासियों पर भी। हाँ, और मानने वालों को सजा देना। तो अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति का अपनी आस्था के अनुसार जीना इस्लामिक है, लेकिन एक राजनीतिक समूह का ये कहना कि शरिया कानून ही देश का एकमात्र कानून होना चाहिए, ये इस्लामी कट्टरपंथ है, क्या ये सही होगा? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल सही। आईसिस इसी विचारधारा का सबसे क्रूर और चरम प्रतीक है। ये कट्टरपंथी लोकतंत्र को तो छोड़िए, ये राष्ट्रवाद को भी नहीं मानते। उनकी नजर में पाकिस्तान, मिस्र या सऊदी अरब जैसे देशों का कोई मतलब नहीं है। वो एक वैश्विक खिलाफत चाहते हैं। हाँ, एक खलीफा का शासन जो सभी मुस्लिम देशों से ऊपर हो। यही कारण है कि दुनिया का हर मुस्लिम देश, चाहे वो कितना भी रूढ़िवादी क्यों न हो, आईसिस से सबसे ज्यादा डरता है। यहाँ तक कि तालिबान भी। तालिबान जो दुनिया का सबसे कट्टर शरिया राज्य चलाते हैं, वो भी आईसिस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि आईसिस उनके अफगान राष्ट्रवाद को चुनौती देता है। तो अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि असली टकराव इस्लाम और लोकतंत्र के बीच है ही नहीं है। जिसे कि कुछ पश्चिमी विचारक कहते हैं, असली टकराव दो राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच है। एक तरफ उदार लोकतंत्र और दूसरी तरफ राजनीतिक इस्लामी कट्टरपंथ। बिल्कुल। और इस पूरी बहस को समेटते हुए अपनी इस वैचारिक यात्रा के अंत में लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाला और विचारोत्तेजक तथ्य सामने रखते हैं। अच्छा? हाँ, एक ऐसा तथ्य जो आपको सच में रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। बताइए। वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के नक्शे पर लाल सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक एक रेखा खींचें, ये एक बहुत बड़ा इलाका है। हाँ, इसमें मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया सब आ जाता है। तो इस पूरे विशाल क्षेत्र में जहां करोड़ों मुस्लिम रहते हैं, सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम नागरिकों को लगातार बिना किसी बड़ी रुकावट के मतदान का अधिकार मिला है। सिर्फ 2? हाँ, ऐसा अधिकार जिससे वो ये तय कर सकें कि एक निश्चित समय के लिए उन पर कौन शासन करेगा। ये तो वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। और वो 2 देश कौन से हैं? उस रेखा के 2 छोर पर स्थित देश, इजराइल और भारत। वाकई एक हैरान करने वाला तथ्य है जो कई धारणाओं को तोड़ता है। आज हमने देखा कि कैसे एक विचारक अपने ही तर्कों का पुनर्मूल्यांकन करता है
और एक सरल सिद्धांत से हटकर एक अधिक गहरी समझ तक पहुंचता है। यह विश्लेषण हमें सिखाता है कि जटिल वैश्विक मुद्दों को समझने के लिए सतही सामान्यीकरण से बचना कितना जरूरी है। और ये आज के विश्लेषण से एक विचार साथ लेकर जाने लायक है। लेखक ने अंत में कट्टरपंथी विचारधाराओं, चाहे वो साम्यवाद हो या इस्लामी कट्टरपंथ, और लोकतंत्र के बीच एक बुनियादी तनाव की बात की है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बिंदु है। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी ऐसी व्यवस्था जो पहले से तय और अपरिवर्तनीय सिद्धांतों पर बनी हो, जो दावा करती हो कि उसके पास सभी सवालों के अंतिम जवाब हैं, वो एक बहुलवादी लोकतंत्र के गतिशील, हमेशा सवाल पूछने वाले और विकल्पों पर आधारित स्वभाव को मतलब सच में किस हद तक अपना सकती है। एक बहुत ही आकर्षक सवाल। क्या एक ऐसी प्रणाली जो निश्चितता पर बनी है, वो कभी भी उस प्रणाली के साथ सहज हो सकती है जो संदेह और बहस पर पनपती है? ये सोचने के लिए गहरा बिंदु है। द प्रिंट में प्रकाशित इस लेख पर हमारी ये गहन चर्चा थी। यूपीएससी और सामान्य जानकारी से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और अधिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर कोई सवाल है या किसी और विषय पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और अहम विषय के साथ।